आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे, जैसा आप जानते हैं कि हमने ये PYQ एनालिसिस सीरीज आपके लिए शुरू की है, जहां पे SSC CGL द्वारा जो पेपर्स आयोजित किए गए, खास तौर पे फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं 2024 के शिफ्ट्स हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। आज हमारे पास है 17 सितंबर 2024 को जो शिफ्ट नंबर 2 SSC CGL ने आयोजित किया, उसका GK GS पोर्शन। चलिए एनालिसिस करना शुरू करते हैं। आशा है इस सीरीज से आपको बहुत लाभ प्राप्त हो रहा होगा और आप अपनी तैयारी को देख पा रहे होंगे कि आप कहां पे मौजूद हैं, कहां खड़े हैं और बेहतर कर पा रहे होंगे। चलिए, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में उल्लेख करता है? तो विलेज पंचायत। बहुत ही ये सिंपल क्वेश्चन बोलेंगे। ये जो शिफ्ट है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये इजी टू मॉडरेट स्तर की शिफ्ट थी। इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो कि हार्ड स्तर के थे, लेकिन ओवरऑल बात करें तो इजी टू मॉडरेट स्तर की शिफ्ट थी। ये वाला क्वेश्चन तो खैर इजी है। आर्टिकल 40 आप जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। तो यहां पे जब हमारे संविधान जो बनाने वाले थे, उनने कुछ ऐसे प्रावधान डाले हैं DPSP में या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कि जब भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई कानून बनाए तो वो प्रयास करे कि ये नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन हो पाए, इनको लागू किया जा सके। हालांकि ये आप जानते हैं जस्टिसिएबल नहीं है, यानी अगर कभी कोई ऐसा कानून बनता है जिसमें DPSP नहीं लागू हो रहा है सरकार के द्वारा, तो कोई कोर्ट नहीं जा सकता। लेकिन ये लॉन्ग टर्म विजन्स हैं और प्रयास करना चाहिए सरकारों को कि इन्हें लागू किया जाए। चल आगे बढ़ते हैं। तो DPSP आर्टिकल 36 से 51 तक मौजूद है और पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भाग 4 में मौजूद है। और फिर इसी को लागू करने की दिशा में, जमीनी हकीकत देने की दिशा में क्या किया गया? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1992 में, और फिर इसने ही पार्ट 9 जो पंचायत का है वो ऐड कर दिया। इसके अलावा आपका शेड्यूल जो 11 है वो भी ऐड किया, और जो शेड्यूल 11th है वो पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी ऑफ पंचायत के बारे में बात करता है। तो 11वां शेड्यूल और पार्ट नंबर जो ऐड किया है वो है 9। चलिए आगे बात करें। निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभंकर था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो फर्स्ट एडिशन था बच्चे, वो भुवनेश्वर उड़ीसा में 2020 में आयोजित हुआ। ठीक है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा 2020, तो इसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज हिस्सा लेते हैं। और 2025 में, इस साल इसका 5वां एडिशन नवंबर में जयपुर में होगा, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो फर्स्ट एडिशन 2020 भुवनेश्वर उड़ीसा। अब क्वेश्चन पूछता है कि 2022 का शुभंकर कौन था? तो उस समय के हिसाब से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था जब पूछा गया, तो यहाँ पे सही जवाब है जीतू। लेकिन आपको जो याद रखना है बच्चे, वो याद रखना है 2024 और 25। अब जो 2024 का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, क्योंकि जब आप पेपर दोगे तो आपके लिए 24 और 25 इंपॉर्टेंट होंगे, तो जो 2024 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, पूर्वोत्तर राज्यों में आयोजित हुआ। और यहां पे विनर कौन रहा? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ये बात हो रही है 2024। और मैस्कट क्या था? तो अष्टलक्ष्मी बटरफ्लाई। तो अष्टलक्ष्मी ये बटरफ्लाई, ये मैस्कट। ठीक है, और ये आपके सामने है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसमें विनर और अष्टलक्ष्मी बटरफ्लाई मैस्कट। अब बात करें 2025 जो इस साल है, तो जयपुर राजस्थान में आयोजित होगा। कहां पर होगा बच्चे? तो जयपुर राजस्थान में ये आयोजित होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 5वां एडिशन। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे की चीज क्या है? निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसे भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया? टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, बहुत ही इन्फेक्शियस डिसीज, हर साल न जाने कितने लोग इससे जान गंवाते हैं, और इसलिए भारत सरकार ने बोला कि भाई टीबी मुक्त भारत हमें करना है, योजना चलाई है। इसमें ही एक करंट अफेयर्स का आपका क्वेश्चन पूछा था। अब ये तो आपके लिए जरूरी बात नहीं है कि कौन तब ब्रांड एम्बेसडर बना, अब ये आपके लिए जरूरी नहीं, क्योंकि ये करंट अफेयर्स वाली बात थी, तब रेलेवेंट थी, आज नहीं है। लेकिन आपको क्या पता चला कि जो भारत सरकार की योजनाएं होती हैं वो आपके लिए बहुत काम की है, और वैसे भी ये बात आपको मालूम है। तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था, कोई नई चीज नहीं थी, कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछा, जेन्युइन उसका पूछने का हक था, उसने पूछा। वर्ल्ड टीबी डे कब होता है बच्चे? 24 मार्च। तो वर्ल्ड टीबी डे कब होता है? 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे होता है, तो ये दिमाग में रखना। ठीक है, चल अब अगली चीज पर जल्दी से फोकस हमको करना है। अगली चीज क्या है? भारत के राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के उद्देश्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी क्वेश्चन है कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में कौन सही है? टू मेक एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव, टू मेक एग्रीकल्चर मोर सस्टेनेबल, या टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग?
अब देखो ये क्वेश्चन ना जनरल अवेयरनेस से बन जाएगा, वैसे तो ये मिशन बहुत पुराना है 2014-15 का, अब फिर भी आपसे बन जाएगा, भले ही आपको डायरेक्टली नहीं मालूम था। अब आप खुद सोचो, एक मिशन है जिसका नाम है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो क्या वहां पे एग्रीकल्चर को और प्रोडक्टिव बनाना होगा? हाँ होगा ही भाई, ऐसा तो नहीं होगा कि एग्रीकल्चर को और अनप्रोडक्टिव करो, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये तो बहुत जनरल स्टेटमेंट है। हाँ, टू मेक एग्रीकल्चर मोर सस्टेनेबल। अब भाई यहाँ पे मिशन का नाम ही है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो सस्टेनेबल तो बनाना है कि भाई जो लंबे समय के लिए कृषि हो, ऐसा कृषि करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर डाल दिए और आपने आज बहुत उत्पादन कर लिया और फिर कल जमीन बंजर हो गई, खराब हो गई, सॉइल डिग्रेड हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, सस्टेनेबल में सस्टेनेबल तो बनाना ही होगा। टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, हाँ भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग बिना केमिकल फर्टिलाइजर्स के जब आप करते हो फार्मिंग, तभी तो वो सस्टेनेबल फार्मिंग लॉन्ग टर्म में रहेगी। तो कुल मिला के ये तीनों ही बहुत जनरल स्टेटमेंट है, तो इसका जवाब देना बड़ा सिंपल था। अगर मैं ये बोलता कि 2014-15 का एक करंट अफेयर्स का इधर आए तो बच्चे बोलते ये तो अन्याय है, लेकिन यहां पे ये एक आसान कॉमन सेंस से भी आप बना सकते थे। अगला, समता सैनिक दल वॉज फॉर्म्ड इन 1927 बाय, भाई किसने बनाया समता सैनिक दल? बी.आर. अंबेडकर साहब ने इसका निर्माण किया है दलित राइट्स के लिए। अब देखो बात करें बी.आर. अंबेडकर साहब की, तो जो इनका जन्म है वो 14 अप्रैल को हुआ, 14 अप्रैल 1891। जन्म कहां पर हुआ? तो मऊ इंदौर जिला मध्य प्रदेश में जन्म हुआ है। आज मऊ को डॉक्टर अंबेडकर नगर नाम से ही जानते हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर नगर नाम से ही इसका नाम है। फिर डेथ, तो 6 दिसंबर को डेथ हुई है, और एग्जैक्ट बात करें तो 6 दिसंबर 1956, 6 दिसंबर 1956 को इनकी डेथ हुई है। और डेथ कहां हुई है बच्चे? तो दिल्ली में डेथ हुई है। ठीक है, तो ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। बी.आर. अंबेडकर साहब ने गांधी जी के साथ पूना पैक्ट पर साइन किया था, आपको याद होगा। तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक एग्रीमेंट। बात करें बी.आर. अंबेडकर साहब के, कुछ यहाँ पे मैंने जो पत्रिकाएं हैं वो भी आपके सामने रखी हैं, जैसे मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत। एक प्रबुद्ध भारत विवेकानंद जी की है और एक अंबेडकर जी की है। बेटा यहां से क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको बिल्कुल दिमाग में अच्छे से फिट रखना है बात को। ठीक है, चलो आगे की बात करें। हाँ, निम्नलिखित, तो भाई साइंस के क्वेश्चन, साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी देखेंगे, ये भी साइंस का है। 29 अक्टूबर 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने SERB पावर योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है भाई, SERB पावर स्कीम। अब देखो यहां पे क्या बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी ने शुरू की है, और है कब की? 2020। पहली नजर में बच्चों को बहुत गुस्सा आया होगा कि 2024 में आप 2020 4 साल पुराना करंट अफेयर पूछ रहे हो, और कई सारे बच्चे आगे बढ़ गए होंगे कि क्या ही करना है। लेकिन आप अगर ऑप्शंस पढ़ते तो बन जाता बेटा। कई बार ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगे कि तो गलत हो रहा है, इतना पुराना, एक बार ऑप्शन जरूर पढ़ना। हो सकता है एग्जामिनर आपका पेशेंस चेक कर रहा हो और यहां पे वो बन जाता है क्वेश्चन। सुनो क्यों। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी ने किया है। फ्रांस के साथ भारत के सौर कार्यक्रम को मजबूत करेंगे। सौर कार्यक्रम को मजबूत करना है फ्रांस के साथ। बेटा फ्रांस के साथ करना है, तो भारत और फ्रांस के बीच अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट होगा तो बहुत चांसेस है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करती। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको तुक्का भी यहां पे मारना होता तो कौन सा सबसे ऑब्वियस एक ऑप्शन है जहां मारना चाहिए। ठीक है, तो भाई ये तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए ज्यादा उचित है कि वो फ्रांस के साथ करे। दूसरा देखो, रिजर्वेशन अलाउ करें वुमेन के लिए। क्या बात कर रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी टू अलाउ रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड। बेटा रिजर्वेशन जो मुद्दा है, तो आपको लग रहा है कि संसद के अलावा कोई और हिमाकत करेगा उस पर जाने की? तो ये दोनों ही गलत है, ये भी गलत है। सही जवाब क्या बनता है हमारा? टू मिटिगेट जेंडर डिस्पैरिटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च फंडिंग इन वेरियस एकेडमिक प्रोग्राम्स एंड लेबोरेटरीज। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों और प्रयोगशालाओं में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान के वित्त पोषण में लैंगिक असमानता को कम करना इसका उद्देश्य है। तो यहाँ पे भी वही चीज एग्जैक्टली लिखी है। इनफैक्ट पावर का फुल फॉर्म है प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी पावर। ठीक है, चलो तो वैसे भी बन जाता ये। डिमेकस हु वाज अ ग्रीक एम्बेसडर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मॉडर्न किंग। अब आपने नाम सुना होगा बेटा मेगास्थनीज किसके टाइम पे आए? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बेटे शासक बनते हैं जिनका नाम होता है बिंदुसार। बिंदुसार के बेटे आते हैं अशोक। अभी जो बिंदुसार है तो इनके ही टाइम पर दिमेकस एक ग्रीक एम्बेसडर था, वो आया था, तो इनको एक एंटियोकस नाम के राजा ने भेजा था। तो एक एंटियोकस नाम का राजा था, एंटियोकस फर्स्ट, तो उसने दिमेकस को भेजा था।
ठीक है। अच्छा, बिंदुसार के बारे में और बात करें तो इनने आजीविका पंथ को अपनाया। कमाल की बात है, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या अपनाया? जैन धर्म। अशोक ने क्या अपनाया? बौद्ध धर्म। तो सब लोग अलग अलग धर्म अपना रहे हैं और यहाँ पे इनने अपनाया आजीविका। दूसरी बात करें, जो बिंदुसार हैं उनको अमित्रोचेट्स बोलते थे। कौन? ग्रीक लोग। क्यों बोलते थे अमित्रोचेट्स? क्योंकि ये नाम आया है अमित्र घात से। अमित्र मतलब होता है जो मित्र नहीं है, यानी दुश्मन, और घात मतलब मारना, तो दुश्मन को मारने वाला, स्लेयर ऑफ एनिमीज, किसको बोलते हैं? बिंदुसार। तो बिंदुसार को बोला जाता है अमित्र घात, संस्कृत टाइटल है उसका, अमित्र घात, दुश्मनों को मारने वाला। और तो ग्रीक लोगों ने वहीं से लिया है अमित्रोचेट्स। ठीक है, चलें, तो ये भी हमारी बात होगी, तो बिंदुसार यहाँ पे सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में भारत के बाद सबसे अधिक हिंदू आबादी है? मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको जो जनरल ऑब्जर्वेशन होता है दुनिया का वो भी पता होता तो बन जाता। बेटा नेपाल क्या है? हिंदू राष्ट्र है, डिक्लेयर्ड हिंदू राष्ट्र। बाद में उन्होंने बोला कि हम सेक्युलर हो गए, लेकिन अभी भी हम मानते हैं कि जो उनका अभी भी वो चल रहा है तो हिंदू राष्ट्र वाला। अब एक बात ध्यान से सुनो, बाय एलिमिनेशन भी तुम बेटा इसको बना सकते थे। श्रीलंका, म्यांमार, ये तो बुद्धिस्ट कंट्री है। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। ठीक है, तो ये जो आपके पड़ोसी देश हैं तो इनमें हम देखते हैं कि अधिकतर तो एक रिलीजन को डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम ये देश है, तो नेपाल यहाँ पे एकदम सही जवाब बैठता है। चलो, सिंपल क्वेश्चन है। इंदिरा पीपी बोरा पद्मश्री अवार्डी 2020 फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू विच इंडियन क्लासिकल डांस। तो भाई इंदिरा पीपी बोरा को पद्मश्री अवार्ड मिला है, तो किस डांस के लिए मिला है? इसका सही जवाब है सत्रिया। एक बात मैं यहां पे बता दूं, ये इसलिए बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है क्योंकि बेटा इंदिरा पीपी बोरा भरतनाट्यम नृत्य भी जानती है, कुचिपुड़ी भी जानती है, लेकिन उनको जो पद्मश्री सम्मान मिला है वो सत्रिया के लिए मिला है। ठीक है, जबकि ऑप्शन में भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों है, तो दोनों करती हैं ये, और सत्रिया भी करती है, यानी 3 डांस। और पद्मश्री किसके लिए मिला है? तो सत्रिया के लिए मिला है। चलो, सत्रिया की बात करें तो इसकी शुरुआत किसने की थी? तो सत्रिया नृत्य की शुरुआत की है शंकर देव साहब ने। तो शंकर देव साहब ने सत्रिया नृत्य की शुरुआत की है। ये एक भक्ति संत थे, असम क्षेत्र से इसकी शुरुआत होती है क्योंकि शंकर देव जी भी असम क्षेत्र के थे। तो शंकर देव और उनके जो फॉलोअर्स थे वो कई बार विष्णु जी की भक्ति में सत्रिया नृत्य करते थे। सत्रिया नृत्य नाम कैसे आता है? क्योंकि वो जिन झोपड़ियों में रहते थे उसको कहते थे सत्र, तो वहीं से नाम आया सत्रिया। ये लोग जिन झोपड़ियों में रहते थे ना, तो उनका नाम था सत्र, तो निकलते थे, डांस करते थे, तो सत्रिया नृत्य यानी सत्र में रहने वाले लोगों का नृत्य सत्रिया। साल 2000 में हम देखते हैं कि संगीत नाटक अकेडमी ने इस नृत्य को क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया। संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार भारत में 7 क्लासिकल डांस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। Which article of Constitution lays down that it shall be the duty of Advocate General to give advice to Government of State upon legal matters? तो बच्चे, एडवोकेट जनरल का आर्टिकल अगर मैं आपसे पूछूं क्या है, तो आर्टिकल 165। बहुत लड्डू क्वेश्चन है। यहीं पर हम बात करें अटॉर्नी जनरल, और एडवोकेट जनरल में क्या फर्क है? बस बात यह है कि अटॉर्नी जनरल केंद्र के लिए होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। देश का कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। और फिलहाल कौन है बेटा? वेंकट रमानी साहब फिलहाल वर्तमान के आपके अटॉर्नी जनरल हैं। और जो एडवोकेट जनरल है वो वही काम करता है, राज्य को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में, लेकिन यहां बात हो रही राज्य की। और अटॉर्नी जनरल केंद्र का वकील है, और एडवोकेट जनरल जो है, एडवोकेट जनरल वो राज्य का वकील है। सही है। अच्छा, अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल क्या है? 76, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन दी कंट्री। और एडवोकेट जनरल का क्या है? 165, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन दी स्टेट। चलो, ये भी सिंपल था क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्राय द्वीपीय नदी अरब सागर में गिरती है? अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जो इजी क्वेश्चन है भाई वो इजी है। जहां पे इंदिरा बोरा वाला टफ था, मैंने टफ बोला। इजी को तो इजी ही कहेंगे। हो सकता है कभी आपको लगे कि सर हमको तो नहीं आता। बेटा तुम्हें नहीं आता, लेकिन एक जनरल जो बच्चा पढ़ रहा है, अच्छे से मेहनत की है, उसने ईमानदारी से मेहनत की, उसके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है? तो ये आप वैसे भी बना देते अगर आपको ईस्ट फ्लोइंग मालूम था, और वेस्ट फ्लोइंग मालूम है तो और भी अच्छी बात है। तो यहाँ पे साबरमती क्या है? वेस्ट फ्लोइंग है। और बाकी सब इतनी फेमस नदियां हैं जो ईस्ट फ्लोइंग है, तो वैसे भी आप एलिमिनेट कर लेते। यहाँ पे मैंने आपके लिए वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बच्चे एक लिस्ट रखी है, तो इसको अच्छे से देखना। लूनी, भद्र, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ये इतनी बार रिपीट होती है ना ये रिवर्स, तो ये बस एक बार लिस्ट आपको दिमाग में बिठानी है। यहाँ पे मैंने ऐसी रिवर्स को भी आपके सामने रखा है जो कि ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन कभी भी वहां से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि सीजीएल ये प्रयास कर रहा है कि और टफ बनाए क्वेश्चंस। तो पंबा, पेरियार, भरतपूजा, शरावती, काली नदी, जुआरी, मंदोवी, ठीक है, इसको महादेवी भी बोलते हैं। फिर वैतराना, तापी, भदार, शेत्रुंजी, नर्मदा, माही, तो ये सब हैं, तो इसको दिमाग में रखना पड़ेगा।
फॉलो ऑन निम्नलिखित में से किस क्रिकेट प्रारूप से संबंधित है? इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में तो भाई क्रिकेट इतना ज्यादा माना जाता है, देखा जाता है, तो फॉलो ऑन टेस्ट मैचेस में इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है। फॉलो ऑन क्या होता है भाई? फॉलो ऑन ये होता है ना कि जैसे क्रिकेट में दो टीम खेल रही है टेस्ट मैच, और दोनों टीमों ने अपनी पहली पारी फर्स्ट इनिंग्स खेल ली, यानी एक बार दोनों ने बैटिंग कर ली, और फर्स्ट इनिंग्स दोनों की हो जाने के बाद अगर पहली टीम का स्कोर दूसरी टीम के स्कोर से कम 200 रन ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में पहली टीम दूसरी टीम को अगेन बैटिंग करने को बोल सकती है। यानी पहले ए ने बैटिंग की, ए टीम ने 500 रन बनाए, फिर बी टीम आई 100 पे आउट हो गई, और जाहिर सी बात है कि पहली टीम का स्कोर दूसरी टीम के स्कोर से 200 रन से ज्यादा है, गैप 200 रन से ज्यादा है ही। तो ऐसी स्थिति में जो ए टीम का कप्तान है, ए टीम है, वो बी को कह सकती है कि भाई तुम फिर से आओ बैटिंग करने, फॉलो ऑन, फॉलो करो अपनी इनिंग, तो तुमने अभी खेला फिर बैटिंग करो, तो ये दोबारा से आएंगे। वैसे क्या होता है, ए खेली फिर बी खेली फिर ए फिर बी, लेकिन फॉलो ऑन में क्या होता है कि लगातार जो दूसरी टीम है ना वो एक और बार बैटिंग करेगी, फॉलो ऑन। ठीक है, चले, तो ये ज्यादा टफ चीज नहीं है। आइए, निम्नलिखित शासकों में से किसने उत्तर भारत में विभिन्न स्थानों पर 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाई? अगेन इजी क्वेश्चन है, हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो, सवाई राजा जयसिंह द्वितीय। बेटा ये वही है जिन्होंने जयपुर की स्थापना की है, जयपुर शहर का नाम इनके नाम पे ही पड़ा है, सवाई राजा जयसिंह द्वितीय के नाम पे। चले और बात करें तो इनने 5 ऑब्जर्वेटरीज कहां बनाई? एक तो जयपुर में ही बनाई, ठीक है, एक दिल्ली में बनाई, ठीक है, और उज्जैन में बनाई, ठीक है, और 2 बनाई यूपी। कैसे याद रखो, यूपी बड़ा है तो बेटा वहां पे एक ऑब्जर्वेटरी से काम नहीं चलेगा, तो 2 बनाई, मथुरा और वाराणसी। अच्छा, इनको सवाई राजा जयसिंह क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चे ये सवा गुना है। क्या है सवा गुना? तो एक मुगल बादशाह थे जिनका नाम था जहंदर शाह, तो मुगल बादशाह जहंदर शाह ने इनको बोला सवा, आप सवा गुना है तो सवाई, ठीक है। जैसे होता है ना शेर बब्बर शेर, या शेर सवा शेर, सुना है तुमने, सवा शेर हो तुम, तो यहां पे सवाई कि आप सवा गुना हो। चलो आओ आगे बढ़े। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बहुत सिंपल इसलिए क्योंकि ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर दोगे। थाईपुसम तमिलनाडु का है, भगवान मुरुगन को समर्पित है। भगवान मुरुगन कौन है? कार्तिकेय भगवान, तो जो शिव जी के बेटे हैं गणेश जी और कार्तिकेय जी, तो कार्तिकेय जी, उनको गॉड ऑफ वॉर भी बोलते हैं, गॉड ऑफ वॉर, गॉड ऑफ विक्ट्री, तो उनको बहुत साउथ इंडिया में पूजा जाता है। थाईपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु का। बिहू कहां का होगा बेटा? असम का है। जैसलमेर कहां का होगा? राजस्थान। तो आप देखो ऑप्शन इतने सिंपल है, बिहू सबको मालूम है असम का है, और जैसलमेर नाम ही राजस्थान का है, थाईपुसम तमिलनाडु का है। बचा क्या? खजुराहो। तो बाय एलिमिनेशन भी बनता, और वैसे भी खजुराहो टेम्पल्स बहुत फेमस है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है खजुराहो टेम्पल्स। चंदेल राजपूत राजाओं ने खजुराहो मंदिर बनवाए थे, ठीक है। तो खजुराहो जो फेस्टिवल है वो 1 हफ्ते तक चलता है, 20 से 26 फरवरी, और ये किसका फेस्टिवल है? क्लासिकल डांस का फेस्टिवल है। यहाँ पे जो शास्त्रीय नृत्य है वो किया जाता है, तो 1 वीक फेस्टिवल ऑफ क्लासिकल डांस, ये मैंने आपको बात बता दी, ठीक है, तो ये दिमाग में रखना। आगे बढ़ते हैं। महाबलेश्वर स्थित महादेव के प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलती टोटी किस नदी बेसिन का स्रोत है? तो अब ये मान्यता है कि भाई महाबलेश्वर जो कहां पे है? महाराष्ट्र में हिल स्टेशन है, तो वहां पे आप देखते हो कि ये गाय की मूर्ति और वहां से जो पानी निकल रहा है, तो ये कृष्णा नदी का स्रोत माना जा रहा है। तो यहाँ पे जो ये टेम्पल है जो मैंने आपको दिखाया, इसका नाम है कृष्णाबाई टेम्पल, महाबलेश्वर महाराष्ट्र, सोर्स ऑफ रिवर कृष्णा मानते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो गया बच्चे क्या? कृष्णा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कृष्णाबाई टेम्पल भी दिमाग में रखिएगा। हाँ, कौन सा एक गंभीर संक्रामक, तो भाई जो साइंस के क्वेश्चन है साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी देखेंगे। हरित क्रांति का पर्यावरण पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव क्या था? तो क्या होता है भाई, हरित क्रांति में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से वीट और राइस का प्रोडक्शन बढ़ाया गया, तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज करोगे तो मिट्टी की जो क्वालिटी है वो खराब होगी, सॉइल डिग्रेडेशन होगा। बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो भाई फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। तो इन्होंने ही दुनिया के स्तर पे शुरुआत की थी, नॉर्मन बोरलॉग, इन्होंने ही दुनिया के स्तर पे शुरुआत की थी। बाद में इंडिया में आया, कैसे आया? तो MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बेटा इंडिया में कौन माने जाते हैं? तो सही जवाब क्या दोगे? MS स्वामीनाथन माने जाते हैं।
फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में, ठीक है। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया और कुछ रीजन्स को शुरुआत में बहुत फायदा हुआ, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कुछ रीजन छूट गए। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म भी होता है ग्रीन रेवोल्यूशन का कि जमीन जो सॉइल है वो डिग्रेड हो गया, कुछ ही रीजन्स को बेनिफिट मिला, कुछ ही क्रॉप्स को बेनिफिट मिला, व्हीट और राइस, बाकी क्रॉप्स पीछे रह गए। फिर आगे चल के अलग अलग फेजेस में ये ड्रॉबैक्स को दूर किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सरोद वादक है जो सरोद सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है? तो सरोद सम्राट किसको बोलते हैं? मैं आपको बार बार हर एनालिसिस में शिफ्ट में एक लिस्ट दिखाता हूं, उनमें एक नाम होता है अमजद अली खान। क्यों लिस्ट दिखाता हूं? इसलिए क्योंकि बच्चे वो लिस्ट में से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अमजद अली खान साहब, तो यहां पे आप देखो मैं शुरू से लिस्ट पढ़ता हूं। बिस्मिल्लाह खान शहनाई, अमजद अली खान और अलाउद्दीन खान, ए सरोद, जिसमें से अमजद अली खान को क्या है, हम बोल रहे हैं सरोद सम्राट, ठीक है। फिर पंडित रविशंकर सितार, भारत रत्न मिल चुका है। पंडित शिव कुमार शर्मा, तो ये तो संतूर। हरि प्रसाद चौरसिया, फ्लूट यानी बांसुरी। जाकिर हुसैन साहब, दिसंबर 2024 में निधन, करंट अफेयर्स के लिए भी महत्वपूर्ण है और स्टैटिक में तो महत्वपूर्ण है। और सुल्तान खान साबरी खान सारंगी। चलिए, तो एक शिफ्ट में साबरी खान जी पे भी क्वेश्चन आया था। अब बात करें अमजद अली खान जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले। देखो, भले इस शिफ्ट में ये नहीं पूछा, बस सरोद सम्राट पूछे कौन है, लेकिन ये भी तो पूछ सकते हैं कौन कौन से अवार्ड मिले, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहां पे आप देखेंगे तो इनको भारत रत्न बस नहीं मिला है, बाकी तो म्यूजिक के जो अवार्ड्स मिलने चाहिए, ओवरऑल जो सिविलियन अवार्ड्स मिलने चाहिए वो सब मिले हैं। तो आप देखो, इनको 1975 में पद्मश्री, 1991 में पद्म भूषण और 2001 में पद्म विभूषण, जो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, वो भी मिल चुका है। क्या नहीं मिला है? भारत रत्न नहीं मिला है, बाकी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सब मिले। ईयर भी आ जाता है तो ईयर दिमाग में रखना पड़ेगा। इसके अलावा इनको बच्चे क्या मिला है? तो इनको राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार प्लस संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार प्लस संगीत नाटक अकेडमिक फेलोशिप सब मिल चुकी है। और मैं बार बार कह रहा हूं, आपको कितना भी लगे कि इतना सारा थोड़ी ना आएगा, इतना सारा कहीं से भी यहां से आ सकता है। बेटा, आप कोई दूसरे टॉपिक को भली हल्के में ले लो, लेकिन अगर आप स्टैटिक जीके के क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक, फोक डांस और फोक म्यूजिक को हल्के में लेते हो तो ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। वर्ष 2002 में महाराष्ट्र भूषण से किसे सम्मानित किया गया? अब देखो, तो यहां पे महाराष्ट्र भूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, ये टफ क्वेश्चन है। क्यों टफ क्वेश्चन है? क्योंकि देखो, भीमसेन जोशी साहब ने अपने जीवन में बहुत नाम कमाया है, सही बात, लेकिन अब उनको वर्ष 2002 में महाराष्ट्र भूषण मिला, तो ये तो भाई याद रखना टफ है। तो ये वही क्वेश्चन है जो मैं शुरू में कह रहा था शिफ्ट के, कि इस शिफ्ट में एक दो बहुत टफ क्वेश्चन है, तो वो ये वही है एक उनमें से जो टफ है, ठीक है। क्योंकि ये मालूम होना बच्चे को टफ चीज है, मैं खुद इस बात को मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि ये मालूम होना टफ है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो इजी टू मॉडरेट था, काफी इजी क्वेश्चन भी आपने देखे। पंडित भीमसेन जोशी यहां पे सही जवाब है, ये एक सिंगर है, ठीक है। तो कौन सा घराना है? किराना घराना। किराना घराना के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। बंदे अली खान साहब ने किराना घराना की शुरुआत बच्चे की है, ठीक है, ये बात आपको मालूम है। तो कहां से शुरू किए? तो कैराना या किराना, जो उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है, तो यहीं से भाई इनने स्थापना की। और फिर घराना तो आपको मालूम है कि जब कोई एक व्यक्ति किसी एक जगह पे अपना एक म्यूजिकल स्टाइल शुरू करता है और फिर उनके बहुत सारे शिष्य उनको अपनाते हैं, तो बनता है एक घर, एक घराना। और एक दूसरे शिफ्ट में कहां पे क्वेश्चन आ चुका है? तो ऑलरेडी पूछा जा चुका है, गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे, इनका घराना किराना ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इनका घराना दिमाग में रखिए। प्लस भीमसेन जोशी, इस बार देखो आपने इस शिफ्ट में देख लिया, ठीक है। इसके अलावा अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान, हीराबाई बड़ोदेकर, तो ये सारे नाम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किराना घराना ऑलमोस्ट एसएससी और कुछ नहीं तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। सबसे फेवरेट घराना उसका किराना घराना है, ठीक है। तो आओ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम जीडीपी टू अराइव एट एनडीपी? महालड्डू क्वेश्चन। अब आप सोचो जीडीपी में से क्या सब्सट्रैक्ट करे कि एनडीपी मिले, है कि नहीं? अब भाई जीडीपी जो आपको बता देती है कि भाई ठीक है, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में आपके पास क्या है, लेकिन जाहिर सी बात है एनडीपी क्या होता है कि उसमें से जब आप डिप्रिसिएशन माइनस करते हो तभी तो आपको असलियत पता चलती है। क्योंकि भाई कोई बिल्डिंग, कोई मशीनरी है, अब उस मशीन का जो वियर टियर हुआ तो उसका जो वैल्यू कम हुआ, तो अगर आप वो माइनस नहीं करोगे तो आपके पास जो फिगर आएंगे वो तो बहुत इन्फ्लेटेड, मतलब बहुत बड़े स्तर पर फिगर आएंगे।
आपको लगेगा कि वाह जीडीपी तो बहुत सही हो रही है, लेकिन आप ये भी तो देखो आपने उसमें से वियर टीयर माइनस कहां किया, तो वो डिप्रिसिएशन माइनस करते हो तो आपको रियलिटी पता चलती है। तो एनडीपी नेशनल जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर आपको पता चलता है कि हाँ भाई ये असलियत है, तो डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल कितना होता है, बहुत महालड्डू क्वेश्चन। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, तो 6 years और अप टू द एज ऑफ 65 years। अभी कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ज्ञानेश कुमार जी हैं, ज्ञानेश कुमार जी हैं, ठीक है। और बात करें तो भाई जो इलेक्शन कमीशन है वो आपका कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है, आर्टिकल 324। तो आर्टिकल 324 डील करता है आपके इलेक्शन कमीशन से, ठीक है। यहां पर मैंने आपको कुछ और भी बातें दी हैं थ्योरी में, आप चाहें तो एकदम आपका बहुत स्वागत है, आप पढ़ सकते हैं। तो 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष, तो जो भी पहले आए, तो ये बहुत इजी सी बात है। चलो आगे बात करें तो हटाया कैसे जा सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उसी प्रकार जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए वर्णित है। तो जो प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए वैसे इनका भी है। ये कहां बात लिखी हुई है, 324 क्लॉज 5 में, क्योंकि टफ बनाया गया है ना इनको निकालना, क्योंकि भाई इलेक्शन कमिश्नर है वो, तो वो जाहिर सी बात है उसको आपको ये सब सेफ्टी देने की जरूरत है, वरना वो डर के काम करेगा ना तो सही नहीं है। चलो भाई साइंस के क्वेश्चन, साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी देखेंगे। इनमें से कौन सा जानवर एम्बलम है चोल वंश का। अब देखो जब हम लोग बात करते हैं संगम एज, तो प्राचीन भारत में संगम काल कौन सा काल है, तो यहां पे 3 शासक हैं। एक है साउथ तमिलनाडु में जो शासन करते थे पांड्या वंश, नॉर्थ तमिलनाडु में क्या मौजूद था बेटा, चोल वंश। कई बच्चे इसको छोला, कई चोला, छोला नहीं, चोल। अच्छा फिर यहां पे आप देखते हो बच्चे, यहां पे जो केरल वाला क्षेत्र है, यहां पे कौन सा वंश था, चेर वंश। तो अब क्या हुआ कि जो पंड्यन किंग्स थे, तो पंड्यन किंग ने जो उनकी राजधानी थी मदुरई, वहां पे बहुत सारे तमिल पोएट्स को इनवाइट किया कि आप आइए और चोल, पंड्या और चेर हम सबके बारे में लिखिए। फिर ये जो पोएट्स का मिलन हुआ, संगम हुआ, तभी संगम एज बोलते हैं, संगम हुआ, इनने बहुत सारी किताबें लिखी इनके राज्य के बारे में, शासनकाल के बारे में। तो जो हमारे पास लिटरेचर अवेलेबल है उसको हम कहते हैं संगम लिटरेचर, और यही जानने का स्रोत है संगम एज को। तो संगम एज क्या है, तो चेर, चोल, पांड्या का जो समय है, शासनकाल है, उनमें क्या क्या हुआ, क्या राजनीति, क्या इकोनॉमी, क्या आपका सोसाइटी समाज था, वो सब बातें यहां पे है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा जानवर चोल वंश का प्रतीक है। ठीक बात है, तो चोल का क्या प्रतीक है बच्चे, टाइगर। क्या है बच्चे, टाइगर इनका प्रतीक है। बात करें हम लोग बाकियों की, तो यहां पे देख पा रहे हो आप जो चेर है बेटा, उनका क्या है, बो, ठीक है, बो। और फिर बात करें टाइगर तो चोल, और पंड्या लोगों का है फिश, ठीक है। तो पंड्या का क्या है, फिश। ऐसे याद रख लो, हार्दिक पांड्या फिश खाते हैं, सिर्फ मैं याद रखने के लिए कह रहा हूं, कोई दिल पे मत ले लेना। हार्दिक पांड्या फिश खाते हैं तो पांड्या फिश हो जाएगा, या हार्दिक पांड्या फिश नहीं खाते हैं, ऐसा कर लो जो आपको उचित लगे। चले, तो यहां पे हमने पर्टिकुलरली इस शिफ्ट का एनालिसिस खत्म किया। मुझे आशा है कि ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा और आपको इससे बहुत लाभ प्राप्त होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि एनालिसिस आपको कैसा लगा। पढ़ते रहें, सिलेक्शन ले, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ओके बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।